बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर सेकंड को करिकुलर कोर्स का मॉडल सॉल्व पेपर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो BA BSc BCom के हैं और उनका सेकंड सेमेस्टर है, उन सब के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका को करिकुलर कोर्स है, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इससे संबंधित लगभग 200 MCQ टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी। दोस्तों, आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सबका सेम सिलेबस है और जो आज मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ 100% गारंटी के साथ जो क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलेंगे वो इसी वीडियो से मिलेंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम OMR पैटर्न पर हो रहा हो या आपका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर हो रहा हो, ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार के ही आते हैं और लगभग 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मोलास्किन का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं छालों के उपचार में, छालों के रोकथाम में, तो दोनों का प्रयोग किया जाता है। मोलास्किन का प्रयोग हम छाले के उपचार और रोकथाम के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपकी स्क्रीन पे, चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण पूछा जा सकता है और कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पट्टी के प्रकार आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि गोलाकार पट्टी क्या है, त्रिकोणाकार पट्टी क्या है। फिलहाल इस क्लास में आपको सभी के लगभग MCQ मिल जाएंगे, लेकिन मैं टॉपिक भी आपको बताता रहता हूँ। तो पहला पूछा गया है चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण इनमें से कौन से हैं। तो चिपकाने वाली पट्टियों के जो उदाहरण हैं उसमें आपका पहला हो जाएगा बैंडेज, दूसरा हो जाएगा स्टॉक कालिंग प्लास्टर। ये दोनों क्या हैं? दोनों आपके चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है रक्तदाब मापी, स्टेनोस्कोप, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, ये सभी। तो ऑप्शन द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इन सभी का प्रयोग हम श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक किट में शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में, जिसमें पूछा गया है कि एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन के संक्षेप में दर्शाया जाता है। तो ए फॉर एयरवेज, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन, यानी ABC से इसे हम इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जो कि पूछा गया है कि ABC किट में शामिल उपकरण कौन कौन से हैं। चलिए भाई जल्दी से उत्तर कीजिएगा। ABC के किट में शामिल उपकरण कौन कौन से हैं। तो पॉकेट मास्क, फेस शील्ड और स्टेथोस्कोप, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं ABC किट में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा किस त्रिकोणीय पट्टी हैं वो किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इनका उपयोग हम बैंडेज या स्किलिंग के रूप में करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बड़े चीरे के लिए करते हैं, जलन कम करने के लिए करते हैं, इनमें से सभी। तो त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग हम इन सभी के लिए करते हैं, यानी कि बड़े चीरे जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर उनको लगाया जाता है, बैंडेज या सिंगल के रूप में भी और जलन के रूप में भी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है जिसमें पूछा जा सकता है आपसे कि किस जगह पर बांधने के लिए झिल्लीदार 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एडी में बांधने के लिए कहाँ पर एडी में बांधने के लिए हम 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि रोलर बैंडेज का प्रयोग कहाँ बांधने के लिए किया जाता है। तो रोलर जो बैंडेज है दोस्तों, उनको हम कहाँ पर बांधते हैं, ध्यान रखेंगे, हम उंगलियों में बांधने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि छाती पर बांधने वाली पट्टियों की लंबाई कितनी होती है। जो आपके चेस्ट पर अगर कोई चोट लग जाए, अगर वहाँ पर पट्टी बांधनी हो तो उसकी लंबाई कितनी, जो उसकी लंबाई है वो कितनी होती है। तो लगभग ध्यान रखिएगा
कि 1 मीटर लंबी पट्टी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया कि किस पट्टी को देखने पर लगता है कि व्यक्ति गर्दन में झोली लटकाए हुए है। ये कौन सी पट्टी है? तो ध्यान रखेंगे, झोलीदार पट्टी, यानी झोली पट्टी लगाने पर एक प्रकार की जो पट्टी, झोली प्रकार की पट्टी भी आती है, ठीक है, तो इसको झोली पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो जब झोली पट्टी आप लगाएंगे तो व्यक्ति की गर्दन में ऐसा लगेगा कि वो झोली लटकाए हुई है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पर बांधने के लिए आप किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सिर पर बांधने के लिए आप किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, त्रिकोणाकार पट्टी का प्रयोग हम करते हैं। किसका? त्रिकोणाकार पट्टी का प्रयोग हम सर पर बांधने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सा इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि घाव पर मोड़कर बांधी जाने वाली पट्टी क्या कहलाती है? तो जब घाव पर मोड़कर पट्टी जो बांधी जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिकोणाकार पट्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिकोणाकार पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सी पट्टी कपड़े को दोनों ओर चीर का घाव पर बांधी जाती है? चलिए बताइएगा उत्तर। कौन सी पट्टी कपड़े को दोनों ओर से चीर कर घाव पर बांधी जाती है? तो ये किस प्रकार की पट्टी का प्रकार है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सिट्टेदार जो पट्टी होती है, ठीक है, सिट्टेदार जो पट्टी होती है, तिकोना पट्टी, माफ कीजिएगा, तिकोना पट्टी इसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तिकोना पट्टी को हम मोड़ करके घाव पर या चीरे पर बांधते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो चीर कर घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी है, उसको चिट्टेदार पट्टी और तिकोना पट्टी, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पट्टी बांधने के नियम हैं? पट्टी बांधने के नियम यहाँ पर पूछे गए हैं कि इनमें से पट्टी बांधने के नियम कौन से हैं। तो पहला है, पट्टी की लंबाई तथा चौड़ाई कटे हुए या टूटे हुए अंग के अनुसार ही होनी चाहिए। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है, बांधने के पहले पट्टी को लपेट लेना चाहिए। तो ये भी नियम ही है। दूसरा है, पट्टी की गांठ हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो ये भी सत्य कथन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी पट्टी बांधने के नियम हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि पट्टी को लपेटने का काम करना चाहिए। तो जल्दी से उत्तर कीजिएगा भाई। पट्टी को लपेटने का काम करना चाहिए नीचे से ऊपर की ओर, भीतर से बाहर की ओर, या ए व बी दोनों? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। पट्टी को लपेटने का काम हम नीचे से ऊपर की ओर कर सकते हैं और भीतर से बाहर की ओर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पट्टी की गांठ हमेशा होनी चाहिए। तो पट्टी की गांठ जो हमेशा होती है वो ऊपर की ओर होती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पट्टी को संबद्ध स्थान पर इस प्रकार लपेटना चाहिए कि वह पहले से लपेटने के 2/3 भाग को ढक ले। यह पट्टी बांधने का महत्वपूर्ण क्या है? एक नियम है, एक प्रकार का ये नियम है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि त्वरित निष्कासन, जिसे फास्ट एप्लीकेशन कहते हैं, तो त्वरित निष्कासन की कार्यवाही किन मामलों में लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे, माफ कीजिएगा, पहला है आग लगने के मामले में, वाहन के पलटने पर, या भूकंप के सहर से तबाह हो जाने पर। तो इनमें से आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, इन सभी। यानी त्वरित निष्कासन में आग जब लग जाती है तब जो है कार्रवाई करते हैं, या वाहन के पलटने पर, या भूकंप के शहर के तबाह होने पर। ऑप्शन नंबर 10 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित निष्कासन तकनीकी में सर्वाधिक महत्व होता है। तो त्वरित निष्कासन तकनीकी में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? चलिए बताइए भैया। यहाँ पर बचावकर्ता, जो बचावकर्ता होता है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आ गया कि त्वरित निष्कासन तकनीकी में कौन प्राथमिक सहायता का कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका
कि जो रेस्क्यूअर होते हैं चिकित्सालय, फर्स्ट एड या फिर अस्पताल, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर जो होते हैं उनका सर्वाधिक प्राथमिक महत्व होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आग लगने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में कौन सी तकनीकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तकनीकी है उसको क्या कहते हैं? त्वरित निष्कासन तकनीकी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि किन आपदाओं में ट्रांसपोर्ट तकनीकी फर्स्ट एड का कार्य करती है? तो आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है भूकंप, महामारी, बाढ़ एवं ज्वालामुखी विस्फोट या ये सभी। तो इन सभी में यानी भूकंप, महामारी, बाढ़ एवं ज्वालामुखी विस्फोट में ट्रांसपोर्ट तकनीकी फर्स्ट एड कार्य करती है। ऑप्शन नंबर इसमें दा वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसे जीवन रक्षक चिकित्सा कहकर के भी संबोधित किया जाता है? तो जीवन रक्षा चिकित्सा किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट एड को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, जीवन रक्षक चिकित्सा के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत करके मैं आप सबके लिए वीडियो ला रहा हूँ, आप सबका फर्ज है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एडर के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एडर के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है चतुरता एवं सहानुभूति, सचेतता एवं साधन कुशल, तीक्ष्ण बुद्धि एवं शांत भाव। तो ये सभी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत होना चाहिए। जो फर्स्ट एडर होते हैं उनमें चतुरता होनी चाहिए, उनमें सचेतता होनी चाहिए और तीक्ष्ण बुद्धि और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार कितने प्रकार का होता है? तो चलिए बताइएगा, प्राथमिक उपचार यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रकार का होता है प्राथमिक उपचार। पहला ऑप्शन है कि स्वयं की सहायता करना, प्राथमिक सहायता करना, स्वयं सहायता या प्राथमिक सहायता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक उपचार जो होते हैं वो इसमें प्रकार कितने प्रकार का पूछा गया था, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे ये स्वयं सहायता और प्राथमिक चिकित्सा ये दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यानी सा, ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह सहायता जिसे घायल व्यक्ति स्वयं कर सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वयं सहायता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि आप लोग को जो है स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि स्वयं सहायता का उदाहरण इनमें से पूछा गया है कि स्वयं सहायता का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बह रहे रक्त को घायल व्यक्ति द्वारा अगर स्वयं रोका जाना। दूसरा है घायल व्यक्ति द्वारा घायल हिस्सों को स्वयं सहारा देना, घायल व्यक्ति द्वारा जख्मों को ढक लेना। तो डी वाला ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं सहायता का उदाहरण ये नहीं है कि जो बह रहे रक्त है किसी घायल व्यक्ति द्वारा, ठीक है? खुद की बात यहाँ नहीं हो रही, स्वयं की अगर बात होती कि स्वयं बह रहे रक्त को वो रोकता, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, एक करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक सहायता की जा सकती है। तो प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जा सकती है? पहला है स्वयं घायल व्यक्ति द्वारा, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक जो सहायता है इन सभी के द्वारा दी जा सकती है। ऑप्शन ड यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा सहायता के लिए दूसरों को पुकारना किस प्रकार के प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम स्वयं सहायता नाम देते हैं, स्वयं सहायता इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। किसी भी दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति होते हैं, घायल व्यक्ति द्वारा सहायता के लिए अगर दूसरों को आप बुला रहे हैं, ठीक है,
और किसी प्रकार की प्राथमिक उपचार वो कर रहा है तो उसको स्वयं सहायता कहते हैं। अगर फर्स्ट प्राथमिक सहायता उसको कहा जाता है जो उस व्यक्ति को ध्यान दे करके उसको सहायता करे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि घायल व्यक्ति द्वारा उपचार के लिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं कि किसी भी घायल व्यक्ति द्वारा उपचार के लिए स्वयं स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा के उदाहरण है। ये प्राथमिक सहायता, आरंभिक सहायता, स्वयं सहायता या फिर आपात सहायता। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको कहते हैं प्राथमिक सहायता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक सहायता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण। तो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण पूछा गया है कि जो प्राथमिक सहायता के लिए हम किस प्रकार के व्यक्तिगत गुण का प्रदर्शन करेंगे। तो पहला है शांत और चुपचाप रहने वाला, दूर से दूर तक जाने की व्यवस्था बनाए रखने वाला, तेजी से परंतु निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करने वाला। तो ये सभी आपके प्राथमिक सहायता के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ड आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जिसमें है कि घायल को घटनास्थल पर आसपास के लोगों द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदद क्या कहलाती है। तो इस मदद को दोस्तों क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा कि इस मदद को हम प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, छोटा तथा हाथ में उठाए जाने सकने योग्य जो बॉक्स होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हिंदी में आपात चिकित्सा बॉक्स कहते हैं या फिर किट बॉक्स कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, किट बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें, सभी लोग को समझ में आ रही है। चले अगला क्वेश्चन, सभी लोग वीडियो को लाइक करके भैया बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिए क्या वीडियो क्लियर हो रही है सबको। चले अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है। कौन सी सामग्री होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला है जीवाणु रहित गेज के टुकड़े, दूसरा है विभिन्न आकार की पट्टियाँ या खपच्ची बने हड्डी या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से जो किट बॉक्स होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होती है, उसमें जीवाणु रहित गैस के टुकड़े होते हैं, विभिन्न आकार की पट्टियाँ उसमें होती हैं और खपच्ची या बेन हड्डी बैंडेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका दा वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि किस किट बॉक्स में नहीं होती है। जो किट बॉक्स होता है, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि विभिन्न आकारों की चिपकाने वाले प्लास्टर या सेफ्टी पिन तथा चिमटी, डिटॉल स्प्रे या ग्लूकोज का पैकेट। तो इसमें क्या नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो दा हो जाएगा, ग्लूकोज का पैकेट नहीं होता है। बाकी हम इसमें विभिन्न आकार के चिपकाने वाले प्लास्टर, सेफ्टी पिन, डेटॉल स्प्रे ये सभी रखते हैं। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला प्रश्न है, सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक पूछे गए हैं। तो सेफ्टी बॉक्स के जो आवश्यक घटक है भाई जल्दी से उत्तर कीजिएगा। तो वो विभिन्न आकार के पैड, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ORS के पैकेट, कैंची तथा चिमटी। तो इस वजह से ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेफ्टी बॉक्स में मुख्यतः कौन सी दवाएं अवश्य रखी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है और कई बार ये रिपीट हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से बताइए भाई कि सेफ्टी बॉक्स में मुख्यतः कौन सी दवाएं अवश्य रखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, सिल्वर डाइजीन और ये सभी। तो इनमें से इन सभी को रखना जो है प्राथमिक आवश्यकता है फर्स्ट एड बॉक्स में। ऑप्शन डी में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहनी किस जोड़ का उदाहरण है। कोहनी का जोड़, हड्डी के जो जोड़ है उनमें कई प्रकार के नाम है उनके। तो कोहनी किस जोड़ का उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब्जे को जोड़ जो कहते हैं, कब्जे का जोड़, उसको कोहनी का जोड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्लियर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2021 में फर्स्ट एड डे किस तारीख को मनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि 2021 में जो फर्स्ट एड डे था वो किस तारीख को मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 11 सितंबर को मनाया गया था फर्स्ट एड डे। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड डे मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि चोटों को रोकना, जो चोट लग रही हैं उनको रोकना, यही प्राथमिक चिकित्सा डे का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लोग प्रयास कीजिएगा आंसर देने का कि फर्स्ट एड के 3 सूत्री नियम में शामिल है। फर्स्ट एड के 3 सूत्री नियम में कौन सा शामिल है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि अपने काम को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने और देखें और महसूस करें। पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें आपका आ जाता है कि छाती को ध्यान से देखें, यदि रोगी सांस न ले रहा हो तो उससे सांस अवश्य दें। तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। घायल को पीठ के बल लिटा करके, घायल को पीठ पे लिटा करके कृत्रिम श्वास देना, ये सभी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें से यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सा वाला और डा वाला ये तीनों रॉन्ग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट एड के 3 सूत्री में शामिल है वो ये है कि छाती को सबसे पहले आप मनुष्य के सीने को ध्यान से देखें, यदि रोगी सांस नहीं ले रहा हो तो सबसे पहले उसको श्वास दें। यही 3 सूत्री नियम है। ओके, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है कि ABC रूल में ए का अर्थ क्या है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ABC रूल में ए का अर्थ क्या है। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। तो ए फॉर एयरवे आ गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए क्लियर है। जब भी ABC पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए का मतलब किससे है, एयरवे यानी श्वसन से, बी से एयरवे और बी से ब्रीदिंग और सी से आपका आ जाएगा सर्कुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मानव एड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। बताना है आपको कि मानव एड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा 20, 15, 14 या 21। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 14 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं मनुष्य के एड़ी में। ऑप्शन नंबर सा इसमें सही उत्तर आपका होगा। क्वेश्चन है कि एड़ी की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा टार्सल। एड़ी की हड्डियों को क्या कहा जाता है, टार्सल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं मानव शरीर के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिज अथवा कब्जे वाला जोड़ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो जोड़ पाया जाता है दोस्तों, ये आपका घुटनों में पाया जाता है। माफ कीजिएगा, ये आपका उंगली तथा घुटने दोनों में होगा। उंगलियों में भी पाया जाता है और घुटनों में भी पाया जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जोड़ दरवाजों के साथ लगे कब्जे की भांति कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा हिज एक प्रकार का जोड़ है जो कि दरवाजे में कुंडी लगी होती है, जो कब्जा लगा होता है, ठीक है, जो जहाँ से दरवाजा मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो उस प्रकार भांति वर्क जो करता है वो हिज करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा जोड़ जो अंगों को उसी प्रकार से घुमा देता है जिस प्रकार शरीर एक ओर से दूसरी ओर घूम सकती है। तो वो कौन सा जोड़ कहलाता है, उसको कहते हैं पिवट जोड़ या संधि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन आ गया है कि फर्स्ट एड शब्द सर्वप्रथम अपनाया गया था। जो फर्स्ट एड वर्ड है वो सर्वप्रथम अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था। तो ये दोस्तों सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा ये अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि पूछा गया है कि फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार एक साधारण संयोजन है जो बहुत ही प्रभावी सक्रिय मापदंड है समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए, समस्या के निदान में, समस्या को बढ़ाने में या इन सभी में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समस्या को बढ़ने से रोकने में मदद करता है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए उत्तर कीजिएगा सभी लोग। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सेंट जॉन एम्बुलेंस संघ द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष में लिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से उत्तर पहले कर दीजिए आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा उत्तर सभी। तो वर्ष 1879 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1879 में सेंट जॉन एम्बुलेंस संघ द्वारा फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना या हालत को गंभीर होने से रोकना। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। ये सभी एक प्रकार के प्राथमिक उपचार के प्राथमिक उद्देश्य हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड सहायता दी जाती है। चलिए भाई जल्दी से उत्तर कीजिएगा कि फर्स्ट एड सहायता दी जाती है। तो फर्स्ट एड सहायता अस्पताल में दी जाती है, चिकित्सक द्वारा दी जाती है, घटनास्थल पर, ध्यान दीजिएगा, घटनास्थल पर दी जाती है फर्स्ट एड। ऑप्शन सा इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा की जाती है। उत्तर कीजिएगा सभी लोग कि प्राथमिक चिकित्सा की जाती है घटनास्थल पर उपलब्ध संसाधन द्वारा, या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक रोगी अस्पताल न पहुंचे तब तक, या फिर जब रोगी घटनास्थल या उसके आसपास संसाधन द्वारा, या फिर चिकित्सालय में उपलब्ध उपकरण द्वारा। तो प्राथमिक चिकित्सा जो दी जाती है वो घटना स्थल पर उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनके द्वारा दी जाती है, जो साधन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राथमिक उपचार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम फर्स्ट एड चिकित्सक कहते हैं, या रोग का विशेषज्ञ कहते हैं, या फिर वैद्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा उसको फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र सीमित होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र कहाँ पर सीमित होता है? पहला है कि जब चिकित्सक की सेवाएं ना उपलब्ध हो जाए, दूसरा है कि जब रोगी अस्पताल ना पहुंच जाए, या जब तक रोगी को लाने के लिए एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक प्राथमिक चिकित्सा जो चिकित्सक होते हैं उनका सीमित क्षेत्र वहाँ तक होता है कि जो रोगी है उसको अस्पताल पहुँचा दिया जाए और एम्बुलेंस आ जाए। ओके, ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वायु मार्ग के मुख्य रोग पूछा गया है। वायु मार्ग के मुख्य रोग इनमें कौन से हैं? तो पहला है वात, स्पीच, या फिर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, या वह सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा द वाला ऑप्शन। ये सभी वायु मार्ग के रोग हैं, ऑप्शन द सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। COPD का पूरा रूप पूछा गया है। तो इसका जो पूरा रूप है वो क्या है? क्रोनिक आस्थमैटिक पल्मोनरी डिसीजेस। ओके, ये इसका क्या है? इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 सत्र में दोस्तों ये पूछा जा चुका है वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे सामान्य श्वास रोग कौन सा है? तो सबसे सामान्य जो श्वास रोग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको दमा कहते हैं। जो दमा होता है वो सबसे सामान्य श्वास रोग है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी इसमें के आ चुका है कि फेफड़ों के ऊतक रोग निम्नलिखित में से कौन से हैं? फेफड़ों के ऊतक रोग इनमें से पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये फेफड़ों के ऊतक रोग हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों के टिश्यू रोग प्रभावित करते हैं। फेफड़ों के जो टिश्यू रोग है वो प्रभावित किसको करते हैं? फेफड़ों में सूजन आ जाता है इनके कारण, या फेफड़ों को श्वास में कठिनाई उत्पन्न करने लगते हैं, या फिर फेफड़ों को उनमें सूजन लाकर एवं श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा कि जो फेफड़ों के टिश्यू रोग हैं वो फेफड़ों में सूजन ला देते हैं और उससे उसमें श्वास लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों के रक्त वाहिकाओं में थक्का जमने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग इनमें से कौन कौन से हैं?
तो पहला है परिसंचरण रोग, दूसरा है साइनस रोग, खांसी रोग या ये सभी। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन, यानी परिसंचरण जो रोग है वो फेफड़ों के रक्त वाहिका में थक्का जमने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया आपका कि फेफड़ों के परिसंचरण रोग किसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। चलिए बताइए, फेफड़ों के जो रक्त वाहिकाओं में फेफड़ों के परिसंचरण रोग किसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रभावित करते हैं ये हृदय को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ों का सबसे सामान्य परिसंचरण रोग पूछा गया है। फेफड़ों का सबसे सामान्य परिसंचरण रोग इनमें से कौन सा है। तो उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप ये सामान्य परिसंचरण रोग है फेफड़े का। ऑप्शन नंबर आ इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि श्वसन संबंधी रोग के मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि श्वसन संबंधी रोगों के मुख्य कारण क्या हैं। तो पहला है धूम्रपान एवं तंबाकू, वायु प्रदूषण, लो इम्यूनिटी। तो ये सभी जो है एक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोगों का कारण बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आधुनिक विश्व की कौन सी परिघटना मानव श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वैश्विक तापमान वृद्धि। जैसे जैसे वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो आधुनिक विश्व की परिघटना है वो मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती जा रही है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ऑक्सीजन रहित रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। ऑक्सीजन रहित रक्त में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। तो ऑक्सीजन जो मिलता है वो फेफड़ों से मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव का कौन सा अंग है। तो दोस्तों कौन सा अंग जो है वो मानव रक्त को छानकर शुद्ध करता है। तो इसमें से किडनी, ये कार्य किसका है, किडनी का कार्य है रक्त को छान करके शुद्ध करना। ऑप्शन नंबर सा इसमें से उत्तर होगा आपका। चले अगला प्रश्न है कि शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त के मिलने से रोकने के लिए मानव शरीर में कितने वाल्व लगे होते हैं। तो मानव के शरीर में शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त होते हैं उनको जो है रोकने के लिए जो वाल्व की संख्या है वो क्या है, इसमें 4 दिए रहते हैं। ऑप्शन नंबर दा इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय किस आकार का होता है। मानव का हृदय होता है वो किस आकार का होता है। तो मानव का हृदय ध्यान दीजिएगा मुट्ठी के जैसे आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाने से पहले किस आलिंद में भरता है। जो ऑक्सीजन रहित फेफड़े होते हैं, फेफड़े में रक्त पहले ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है वो फेफड़ों में जाने से पहले किस आलिंद में भरता है, ये क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जाता है दोस्तों सबसे पहले अगर जाएगा तो ये दाएं आलिंद में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मानव हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जो मानव का हृदय है वो 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय का 1 मिनट में कितनी बार रक्त पंप करता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जितने भी प्रश्न मैं इस पेज के बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। तो लगभग दोस्तों 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। ऑप्शन नंबर दा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि मानव हृदय एक दिन में कितने लीटर रक्त पंप करता है। तो यहाँ पर 1 मिनट में पूछा गया था तो 70 मिलीलीटर था। अब यहाँ पर बात करें 1 दिन में, तो 1 दिन की बात करें दोस्तों तो लगभग इसमें आपका हो जाएगा 7600 लीटर रक्त पंप करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जब 1 मिनट का पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे 70 मिलीलीटर
और अगर बात करें मानव हृदय का एक दिन में कितने लीटर रक्त पंप करता है, तो लगभग 7600 लीटर के आसपास पंप करता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित होता है, तो ऑक्सीजन जो युक्त रक्त होता है वो बाह्य अलिंद में एकत्रित होता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है जिसमें पूछा गया है कि हृदय रोग के जोखिम को बढ़ते हैं, जो माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि हृदय रोग के जो जोखिम है को बढ़ाते हैं, मोटापा को, उच्च रक्तचाप को, या उच्च कोलेस्ट्रॉल को, या ये सभी। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हृदय रोग के जोखिम है वो मोटापा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हृदय घात के आधे मामले उन लोगों में होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, या फिर सामान्य होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, या कम होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उच्च हो जाएगी तब क्या होगा, हृदय घात के आधे मामले जो उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बा करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि वर्तमान में हृदय घात के आधे मामले उन लोगों में होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ होता है, सामान्य भी होता है तब भी चलता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ा हुआ वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, बा वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि न्यूरोलॉजी संबंधित बीमारी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। पहला है आवाज़ में अंतर आ जाना, दूसरा है शारीरिक असंतुलन या याददाश्त में कमी। तो न्यूरोलॉजी संबंधी जो बीमारियां हैं वो इन सभी के अंतर्गत आती हैं। जब न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियां होगी तो आवाज़ में अंतर आ जाएगा, शारीरिक संतुलन बिगड़ेगा और याददाश्त में कमी आएगी। ये ऑप्शन द इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसतन भार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2022 से लेकर के 2023, 24, 25 तक का ये लगातार रिपीट हुआ है। ठीक है, 25 के जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए और इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास मैं बता दूं 2021, 22, 23 और 24 सत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये अभी तक 24 तक का पूछा जा चुका है। फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसतन भार यहाँ पर पूछा गया था कि कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे लगभग 1600 ग्राम के आसपास होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका विकृति के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो तंत्रिका जो विकृति के लक्षण है दोस्तों वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है उठने बैठने, ठीक है, उठने बैठने तथा चलने में परेशानी आ जाती है, या मांसपेशियों का कठोर हो जाना, या निगलने में कठिनाई, या ये सभी। तो इन सभी का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन। ये करेक्ट उत्तर आपका है, ऑप्शन नंबर दा। ये सभी जो है ये तंत्रिका विकृति के प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ चिकित्सक को क्या कहा जाता है। तो इनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है या फिर साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना में शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसमें संवेदी न्यूरॉन्स और गैगिनलिया या फिर तंत्रिकाएं या सभी, ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया है जिसमें पूछा गया है कि दैहिक तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होती है। तो दैहिक तंत्रिका तंत्र जो उत्तरदायी होती है वो होती है सचेत धारणा और स्वैच्छिक मोटर प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सा इस पे करेक्ट उत्तर आपका है। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई है उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन्स को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो न्यूरॉन्स को दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इनको हम संवेदी मोटर संघ, कनेक्टिंग न्यूरॉन्स या इन सभी, तो ये तीनों जो हैं ये न्यूरॉन्स के प्रकार हैं। न्यूरॉन्स के प्रकार ये तीनों हैं। ऑप्शन दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि पूछा गया कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मानव के मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इन 3 भागों में विभाजित किया गया है।
ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर के बना होता है? तो अग्र जो मस्तिष्क होता है वो दोस्तों किससे बना होता है? सेरिब्रम, थैलेमस और थैलेमस से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सा वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न, थैलेमस नियंत्रण करता है, जो थैलेमस होता है वो क्या नियंत्रण करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ठंडी, गर्मी और दर्द, ये तीनों नियंत्रित करता है थैलेमस। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रित करता है पसीना एवं रक्त, भूख तथा प्यास, हार्मोन का स्राव, यानी कि ये सभी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि सुनवाई तथा दृष्टि के मुख्य कार्य का नियंत्रण कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है या फिर मध्य मस्तिष्क करता है या ऑप्शन सा है पश्च मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बात हो सुनवाई तथा दृष्टि के मुख्य कार्य की तो इनमें से आप मध्य मस्तिष्क पर टिक करेंगे। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सुनवाई तथा दृष्टि के सभी मुख्य कार्य को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है कि मानव शरीर मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है। दोस्तों तो मानव शरीर में जो मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है वो पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में तंत्रिका रोग किस कारण होती है? तो मानव शरीर में जो तंत्रिका रोग होती है दोस्तों वो होती है जो है आपका अनुवांशिक दोष, दर्दनाक अनुभव, संक्रमण, यानी इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर द सही है आपका यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा तंत्रिका रोग असफल स्मृति और तर्क क्षमता में गिरावट से संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है दोस्तों? ये जो संबंधित है ये आपका अल्जाइमर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो के लक्षण, जल्दी से बताइएगा पोलियो के लक्षण में से कौन से हैं? तो बुखार, सरदर्द, मांसपेशियों में अकड़न, ये सभी किसके लक्षण हैं? पोलियो के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो को रोका जा सकता है। चलिए तो पोलियो को किस प्रकार से रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है इलाज द्वारा, व्यायाम द्वारा, टीकाकरण द्वारा। तो फिलहाल अब तो टीकाकरण ही किया जा रहा है, ठीक है, तो हम इसका उपयोग टीकाकरण के द्वारा रोक सकते हैं। यहाँ पर इलाज, व्यायाम नहीं आएगा। ऑप्शन उत्तर आपका हो जाएगा टीकाकरण के द्वारा हम पोलियो को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन सा सही है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेबीज के रोगों को किन जानवरों को काटने से होता है? जो रेबीज होता है वो किस जानवर के काटने से होता है? पहला ऑप्शन है कि सियार तथा बंदर, चमगादड़, कुत्ते तथा बिल्ली। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। जब कुत्ते तथा बिल्ली, अगर आपको कुत्ते या बिल्ली काटेगी तो आपको रेबीज होगा। ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मस्तिष्क में अचानक होने वाली विद्युत गतिविधियों को किस रोग से जाना जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मिर्गी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अचानक से अजीब तरह का हालात अगर आपके विद्युत की तरह आपके मस्तिष्क में जो गतिविधि चालू हो जाए तो उसको मिर्गी का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि मिर्गी रोग के लक्षण इसमें पूछे गए हैं कि जो मिर्गी है उनके लक्षण कौन से हैं? तो पहला है कि भ्रमित हो जाना या बेहोश होकर आपक होना, या मुंह से झाग निकलना, शरीर में कंपन होना, ये सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दा वाला ऑप्शन, ये सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। कि जब मिर्गी के लक्षण जो होते हैं उसमें सबसे पहले भ्रमित हो जाना, होश खो देना, दूसरा है मुंह से झाग निकलता है, और तीसरा है कि शरीर में कंपन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग हाथ में एक झटके के रूप में शुरू होता है? तो ये जो शुरू होता है दोस्तों उसको कहते हैं पार्किंसंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आहार नाल के मुख्य भाग पूछा गया है कि आहार नाल के इनमें से मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो पहले दिया गया ऑप्शन मुख्य गुहिका, ग्रसनी, अमाशय एवं छोटी नाल,
तो ध्यान दीजिएगा ये सभी जो है ये आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो ग्रसनी की लंबाई होती है वो लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार एग्जाम रिपीट हुए हैं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी दीवार पर पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं। पाचन ग्रंथियां किसकी दीवार पर नहीं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये ग्रासिका की जो ग्रास नली होती है वहाँ पर ये नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी दीवार पर सैलेसियम ग्रंथि पाई जाती है। तो सैलेसियम जो ग्रंथि पाई जाती है वो ग्रास नली या ग्रासिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर द आपका करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया में सैलेसियम ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। तो भोजन के प्रक्रिया में जो सैलेसियम ग्रंथि का मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है भोजन को चिकना बनाना। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव की जिह्वा कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव की जो जिह्वा है वो कार्य करती है किस रूप में। तो ध्यान रखेंगे वो इच्छा अनुसार वर्क करती है। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिह्वा के ऊपरी भाग में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 सत्र में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लगभग सभी विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं मानव के जिह्वा के ऊपरी भाग में, ठीक है। ऑप्शन सा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की जिह्वा का जो अग्रभाग है किस प्रकार के स्वाद का अनुभव करवाती है। नमकीन, खट्टा, तीखा या मीठा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द हो जाएगा ऑप्शन सही, मीठा। जो मनुष्य की जिह्वा है वो अग्रभाग जो है वो मीठा स्वाद का अनुभव कराती है। ऑप्शन द इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कड़वे भाग का अनुभव कराने वाली स्वाद नलिकाएं जिह्वा के किस भाग पर पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पश्च भाग पर पाई जाती है। जिह्वा के पश्च भाग पर कड़वे भाग का अनुभव करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। द ऑप्शन सही होगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खट्टे स्वाद का बोध जिह्वा का कौन सा भाग कराता है। सभी भाग के बारे में जो 4 भाग थे चारों भाग के बारे में पूछ लिए गए हैं, ठीक है। और दोनों सबको मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो खट्टे स्वाद का बोध जिह्वा का कौन सा भाग कराता है ये पूछा गया है। तो इनमें से ध्यान रखेंगे जो पार्श्व भाग है वो खट्टे स्वाद का बोध कराता है। ऑप्शन द यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिह्वा के अग्र छोर के पीछे का जो भाग है वो किस स्वाद का बोध करवाता है। तो ये दोस्तों नमकीन का स्वाद बोध करवाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ चुका है आपका, जिसमें पूछा गया है कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा और फाडिक ग्रंथि। जो फाडिक ग्रंथि है वो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करवाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जठर रस को अम्लीय बनाता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कई बार का रिपीटेड प्रश्न रहा है। तो जठर रस को अम्लीय जो बनाता है वो कौन सा बनाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा HCl जो है वो जठर रस को अम्लीय बनाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी जठर ग्रंथि केवल सैलेसम का स्रावण करती है। तो सैलेसम का स्रावण करने वाली जो ग्रंथि है उसको पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपकी समस्याएं हैं। बाकी इसी प्रकार की रोज़ क्लास आपको सेम इसी टाइम पर कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार की सुरक्षा की जाती है। तो अमाशय की दीवार पर जो सुरक्षा की जाती है वो किससे की जाती है। तो सैलेमस, पाचक रस, HCl, तो इन सभी के द्वारा। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस रस में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 2021 से लेकर के 24 तक का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जठर रस। जठर रस में
हम उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर वर्ष ये रिपीट होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें पूछी गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान देंगे यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आएगा एग्जाम में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़े अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों वो यकृत है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा, ए सही हो जाएगा। यकृत का वजन पूछा गया है कि कितना होता है? तो यकृत का जो वजन होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। ऑप्शन इसमें आ सही हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि पूछा जा सकता है आपसे कि हिपैटिक सेल का निर्माण किसमें होता है? तो इस सेल का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये दोस्तों गिल्सन संपुट में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त का निर्माण यकृत की कोशिका किन कोशिकाओं से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गिल्सन संपुट। गिल्सन संपुट में पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत की कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पित्तरस में संचयन किसका होता है? तो पित्तरस में पित्तरस का संचयन होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका आ गया है कि नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करने वाले भाग इनमें से कौन से हैं? तो जो नेत्र का सुरक्षा करने वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल क्या करता है? नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र बाहर के एक दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह परत क्या कहलाते हैं? तो इस परत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ऑप्शन बा यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है और जो भी पूछा गया है कि मानव नेत्र के काले रंग की प्रकाश को अवशोषित करने वाली परत को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोस्तों आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में बात करें हम, अबीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूविया विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, या फिर आप आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हो, MGPRU विश्वविद्यालय से हो, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, ठीक है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हों, बनारस विश्वविद्यालय से हों, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था मानव नेत्र के काले रंग की प्रकाश जो अवशोषित करने वाली परत है उसको क्या कहा जाता है? तो इस परत को हम कहते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो इस परत को कहा जाता है रक्तक पटल। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का उभरा हुआ पारदर्शक जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो इस भाग को कहा जाता है दोस्तों कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रकाश किसके माध्यम से होकर के प्रवेश करता है? तो ये दोस्तों जब भी नेत्र में प्रकाश की बात हो तो हमेशा कार्निया से होकर के ये प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के किस भाग पर होता है? तो दोस्तों ये हमेशा जो होता है वो बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन है वो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करने वाला आँख का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसमें कौन सा भाग हो जाएगा? जो आयरिसिस है, आयरिसिस कार्य करता है कैमरे के डायाफ्राम की भांति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव आँख का जो रंग है, मानव आँख का रंग नीला, काला, भूरा होना किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? ये आयरिसिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आयरिसिस पर।
ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जिसमें पूछा गया आयरिस के मध्य पाया जाने वाला जो छिद्र है वो किस नाम से जाना जाता है। तो उस छिद्र को हम पुतली कहते हैं, तारा कहते हैं या फिर प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, इन सभी ये कई नामों से पुकारा जाता है, लगभग 3 नाम, पुतली, तारा और प्यूपिल, इन तीनों नामों से आयरिस के मध्य जो पाया जाने वाला छिद्र है उसको कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियमन करने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर प्यूपिल होता तो भी और अगर पुतली होता तो भी ये सही होता, ऑप्शन ए ही। इसी को कहते हैं प्यूपिल, इसी को कहते हैं तारा और इसी को कहते हैं पुतली। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर किसके माध्यम से यौन शिक्षा शुरू की जा सकती है। तो एक अलग विषय है, यह स्वच्छता के बारे में ज्ञान, शारीरिक शिक्षा के एकीकरण या प्राकृतिक अध्ययन के पाठ पर ही। ठीक है, तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण। शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण, प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के माध्यम से हम यौन शिक्षा शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी का आकार कैसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किडनी का आकार पूछा गया दोस्तों कि कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे जो किडनी का आकार होता है वो जो होता है आपके सेम के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किडनी की कार्यात्मक इकाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो नेफ्रॉन को किडनी की क्या कहा जाता है? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। लगभग हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को हर बार पूछती है और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। किडनी से संबंधित प्रश्न 3 से 4 आएंगे और जिसमें कार्यात्मक इकाई जरूर पूछी जाती है। चलिए अगला है GFR का पूर्ण रूप पूछा गया है। GFR का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो जाएगा ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सा इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, ये भी 100% हर बार पूछा जाता है। अब तक की हर विश्वविद्यालय ने से किडनी का जो है कार्यात्मक इकाई और किडनी एक दिन में कितना लीटर पानी फिल्टर करती है, ठीक है, ये जरूर पूछती है। चलिए बताइए किडनी एक दिन में कितना लीटर पानी फिल्टर करती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 100 लीटर, 50 लीटर, 150 लीटर और 200 लीटर। तो लगभग 200 लीटर पानी एक दिन में किडनी फिल्टर करती है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी एंजाइम को स्रावित करके रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित करता है दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? आ वाला ऑप्शन, रेनिन। किडनी एंजाइम को स्रावित करके रक्तचाप को नियंत्रित जो करता है वो रेनिन के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करके बढ़ाते हैं। तो ये क्या बढ़ाता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये एरिथ्रोपोइटिन को बढ़ाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि शुक्रजनक नालिकाएं, जो शुक्रजनक नालिकाएं हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बाद केंद्रीय लुमिनेन विकसित करती हैं। तो वृद्धावस्था, यौनारंभ या फिर जन्म या फिर यौवन। तो इनमें से आपका द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यौवन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला के बाह्य जननांग को किस रूप में जाना जाता है। तो जो महिला का बाह्य जननांग होता है उसको हम योनि मुख कहते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है। तो इसमें से सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बा, प्रोटेस्ट ग्रंथि। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है वो एक प्रकार का नर स्तनधारियों में सहायक प्रजनन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कापर ल्यूटियम के श्रावण का स्रोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% गारंटी वाला प्रश्न हर बार रिपीट होता है। कापर्स ल्यूटियम का श्रावण का स्रोत इनमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है एस्ट्राडियोल जो है कापर्स ल्यूटियम एस्ट्राडियोल के स्राव का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अस्खलित शुक्राणुओं के लिए पोषक माध्यम किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो अस्खलित शुक्राणु होते हैं उनके लिए जो पोषक का माध्यम है दोस्तों वो आपका है सक्रिय तरल पदार्थ, सक्रिय तरल पदार्थ के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पुरुष प्रजनन अंग के तंत्र के लिए लिंग से मेल खाता है। तो किसको, ये आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं गबसेख। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य कथन इसमें से नहीं ढूंढना है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो वेस्टिबुलर ग्रंथि को बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। अगला है कि पेरिनियम का एक त्रिकोणीय, पेरिनियम क्या है कि एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो बृहद भगोष्ठ से गुदा मार्ग तक फैला हुआ है, तो ये भी आपका सत्य कथन कहता है। सा ऑप्शन है आपका कि गर्भाशय पेशीय स्तर गर्भाशय भित्ति की सबसे मोटी परत होती है, तो ये भी सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है दा वाला, जिसमें कहा गया है कि गर्भाशयीय नालिका चौड़ी लिंगामेट से ढकी होती है, तो ये असत्य कथन है। ठीक है, दा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। तो गर्भावस्था के अंतिम चरण को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसवोत्तर अवधि कहा जाता है गर्भावस्था के अंतिम चरण को। ऑप्शन दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के चरण के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है। तो अपरा अवस्था में जो समय लगता है दोस्तों वो लगभग 15 मिनट का समय लगता है, जो कि डॉक्टरों का मानना है। ऑप्शन दा यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कापर टी का कार्य पूछा गया है कि कापर टी का कार्य क्या है। तो कापर टी का जो कार्य होता है या निषेचन को रोकता है। कापर टी जो है ये निषेचन की क्रिया को रोक देता है। ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक एक प्रकार की विधि है। गर्भ निरोधक की यहाँ पर एक प्रकार की विधि पूछी गई है, तो इसमें से आपका नंबर हो जाएगा आपका बा। IUDS एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा हम गर्भ को रोक सकते हैं, निरोध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये गर्भ निरोधक एक प्रकार की विधि है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक की क्रिया है, गर्भ निरोधक की क्रिया क्या है। तो इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं केवल अंडोत्सर्ग और निषेचन की रोकथाम, केवल अंडोत्सर्ग को रोकता है, या डिंब वाहिनी में अंडों को तेजी से पारित होने से रोकता है, या केवल अंडोत्सर्ग प्रत्यारोपण और निषेचन की रोकथाम। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, डिंब वाहिनी में अंडों को तेजी से पारित होने से ये रोकता है। सा वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योनि डायफ्राम की क्रिया क्या है। योनि डायफ्राम की क्रिया इनमें से, तो इनमें से जो शुक्राणु के अंडाणु के संपर्क में आने से रोकने का कार्य करता है डायाफ्राम। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है। तो इनमें से जो दवा यूज की जाती है दोस्तों वो है मेफेप्रिस्टोन। मेफेप्रिस्टोन का प्रयोग किया जाता है तिमाही गर्भपात के लिए। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। तो यौन शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवृषण की संरचना पूछा गया है कि अर्धवृषण की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो काय तथा पुच्छ होती है अर्धवृषण की संरचना। ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव जनतंत्र के किस भाग में शुक्राणु परिपक्व होते हैं और में गति उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन है वृषण, या फिर गुबरेन कुलम में, या अर्धवृषण में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धवृषण। मानव जनतंत्र के अर्धवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं और उनमें गति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्रवाहिनियों की लंबाई पूछी गई है। तो शुक्रवाहिनियों की जो लंबाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है, वो लगभग होती है 40 से 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस नालिका द्वारा नर शुक्राणु शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। तो इनमें से सही जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इनमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका द हो जाएगा, इनमें से नहीं। ठीक है, किस नालिका द्वारा नर शुक्राणु संचयन में पहुंचते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि शुक्र वाहिनिकाओं द्वारा आपका करेक्ट उत्तर होगा, इनमें से नहीं होगा। शुक्र वाहिनिकाओं द्वारा नर शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर वीर का निर्माण किसमें होता है। नर वीर का निर्माण किसमें होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि शुक्राशय से स्त्रावित हल्के पीले एवं क्षारीय पदार्थ तथा शुक्राणु से, तो बिल्कुल असत्य है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। केवल शुक्राणु से, ये भी नहीं है। केवल क्षारीय पदार्थ से, तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग होता है। जो संयुक्त मार्ग होता है वो क्या होता है, वो आपका अधवृषण या शुक्राशय या शुक्रवाहिनिका या फिर सीसन। तो इनमें से सीसन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सीसन के द्वारा शुक्राणु तथा मूत्र बाहर निकलता, यही एक संयुक्त मार्ग है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण कोशिकाओं के अतिरिक्त नर तंत्र का एक मात्र बाह्य जननांग कौन सा है। शुक्राशय, शुक्रवाहिनिका, अधवृषण या फिर सीसन। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसन। ठीक है, सीसन के द्वारा हम वृषण कोश के अतिरिक्त नर जनतंत्र को एकमात्र बाह्य जननांग है, उसको सीसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि मानव जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो पहला तो हो जाएगा प्रोटोस्टेट, काउपर और पेरिनियल, ये तीनों मानव जननांग की सहायक ग्रंथि हैं। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अगला प्रश्न है कि मानव जनतंत्र की सहायक ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है। तो इन जो ग्रंथि हैं इनका जो मुख्य कार्य है दोस्तों, वो पहला तो कार्य है कि वीर निर्माण में सहायता करना, शुक्राणुओं को पोषण देना और शुक्राणुओं को जीवित रखना, ये मानव जनन तंत्र की जो सहायक ग्रंथि है उनका कार्य है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शुक्राणु की लंबाई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है। तो लगभग 60 UM, माफ कीजिएगा 60 UM जो होती है वो शुक्राणु की लंबाई होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर शुक्राणु कितने भागों में विभाजित होता है। जो नर शुक्राणु होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो विभाजित होता है ये सिर, ग्रीवा तथा मध्य भाग, पूंछ, इन सभी के द्वारा, ये सभी नर शुक्राणु के भाग हैं जिसमें सिर, पूंछ, ग्रीवा तथा मध्य भाग शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि नर शुक्राणु के किस भाग में एक जोड़ी तारकाय उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीवा एवं मध्य भाग। ठीक है, ग्रीवा एवं मध्य भाग में नर शुक्राणु के किस भाग में, तो ग्रीवा एवं मध्य भाग में एक जोड़ी तारकाएं उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य मादा जननांग है, मुख्य मादा जननांग कौन सा है। तो यहाँ पर अगर बात करें अंडाशय, गर्भाशय, योनि, ये सभी क्या है, मादा जननांग के प्रमुख अंग है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है गर्भावस्था के दौरान या दुग्ध श्रावण के दौरान या गर्भावस्था एवं दुग्ध श्रावण के दौरान या फिर प्रोजेस्टेरॉन के श्रावण के दौरान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन सा हो जाएगा। गर्भावस्था एवं दुग्ध श्रावण के दौरान स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मनुष्य तथा सभी स्तनी प्राणियों में अधिकांश भ्रूण का जो परिवर्धक है मादा शरीर के अंदर होता है, इसे क्या कहा जाता है। इसको द्विगुणन कहते हैं, विदलन कहते हैं या ब्लास्टुला कहते हैं या फिर जरायुजितता कहते हैं। तो इसको जरायुजितता कहते हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके,
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सबसे मेरा निवेदन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि सेक्स शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्स शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो पहला है किशोरावस्था में किशोरों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए, या मासिक धर्म की अवधारणा को समझने के लिए, या यौन संचारी रोग से बचने के लिए। तो इन सभी कारणों को जानने के लिए हमें यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है, सेक्स शिक्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा द करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि होने वाली संतान लड़का या लड़की होगी, यह किस पर निर्भर करता है, महिला पर, पुरुष पर, या महिला पुरुष दोनों पर, या महिला पुरुष तथा वातावरण पर। तो चलिए इसका उत्तर कीजिएगा। तो इनमें से आपका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी पुरुष पर। ये जो निर्भर करता है वो पुरुष पर निर्भर करता है कि जो होने वाली संतान होगी वो लड़का होगा या लड़की। ऑप्शन बा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो एग्जैक्ट नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं। मुख्य यौन संचारित रोग पूछा गया है, इनमें से कौन से हैं। तो एक प्रकार के ये सभी मुख्य यौन संचारित रोग हैं जिसमें सम्मिलित है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये सभी जो हैं एक प्रकार के यौन संचारित रोग हैं। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम को संक्षेप में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम एड्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एड्स रोग। जो एड्स रोग है वो मनुष्य के किस विषाणुओं के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस विषाणु के कारण मनुष्य में एड्स रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए HIV के फैलने से एड्स रोग फैलता है। ये एड्स रोग मनुष्य में ये जो विषाणु है, तो विषाणु का कौन है, HIV। ठीक है, और जब HIV विषाणु फैलेगा तो एड्स रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग के बारे में सत्य है। आपको कथन बताना है कि इनमें से कौन सा एड्स रोग के बारे में सत्य कथन है। तो पहला है कि यह असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है 100%। यह कोई जन्मजात रोग नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में समलैंगिकता है। भारत में समलैंगिकता पूछी गई है। तो समलैंगिकता जो है भारत में वो संवैधानिक है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के मुख्य लक्षण में शामिल है। एड्स के मुख्य लक्षण में शामिल क्या है। पहला है कि वजन का धीरे धीरे कम हो जाना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, सिर दर्द तथा चक्कर आने की शिकायत। तो ये सभी क्या हैं, एड्स के मुख्य लक्षण में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एड्स का लक्षण प्रकट होने में कितना समय लगता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लगभग इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। 2 महीने दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कुछ महीने से लेकर के 5 से 10 वर्ष तक। ठीक है, समय लग सकता है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एड्स रोग को फैलने से किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो एड्स रोग को हम रोकथाम के लिए सबसे पहले तो कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बना करके, दूसरा है कि निर्जयीकृत इंजेक्शन का प्रयोग करके, रक्तदान से पहले HIV की जांच करवा लें, और इन सभी के द्वारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवा पूछी गई है। तो एड्स के उपचार में जो दवा प्रयोग की जा रही है उसमें पहला है जुडोवुडिन, डाइडेनोसिस, स्टेनोवुडिन, इन सभी का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि यौन संचारित रोग सुजाक या गोनोरिया किस विषाणु के कारण फैलते हैं। तो ये किसके कारण फैलते हैं, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीसेरिया ग्लोनोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है सुजाक रोग के मुख्य लक्षण पूछे गए। सुजाक रोग के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो सुजाक रोग के जो मुख्य लक्षण हैं वो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि मूत्र मार्ग में जलन, मूत्र मार्ग में सूजन, शिशन के सिर पे पीले रंग का श्रावण, ये सभी आपका सही उत्तर है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी वाला।
अगला क्वेश्चन है कि सुजाक रोग के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाएं कौन कौन सी हैं। तो सुजाक रोग के इलाज में जो प्रयुक्त होने वाली दवा हैं उनमें पहला आपका आ जाता है अर्जेंटम नाइट्रिकम या पेनिसिलिन। तो इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजाक रोग से बचाव के उपाय क्या हैं। सुजाक रोग से बचाव के उपाय, तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला तो ये है कि तेज धूप में घूमना से बचना चाहिए। दूसरा है कि तेज अचार तथा मसालेदार, आप सुजाक रोग अगर है तो तेज धूप में आप घूमना ये सही जरूरी है। दूसरा है तेज अचार मसालेदार पदार्थ का सेवन बिल्कुल आप बंद कर दें। संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना, ये सभी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, यौन संचारित उपदेश से बचाव किया जा सकता है। यौन संचारित उपदेश सिफिलिस से बचाव किया जा सकता है। किस प्रकार से हम सिफिलिस से बच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि रोगी को रीत क्रिया से दूर रख करके, या रोगी के वस्त्रों का उपयोग ना करके, रोगी का जूठा भोजन ना करके। जो भी सिफिलिस से ग्रसित है उस रोगी को रीत क्रिया से दूर रखें, उनके वस्त्रों का उपयोग ना करें, उनका जूठा भोजन ना करें। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक वर्ष में आत्महत्या के सबसे अधिक मामले में भारत दुनिया की आत्मघाती राजधानी है। ये किसने कहा था और लगभग कितने आत्महत्या होते हैं भारत में एक वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें लगभग आपका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। लगभग एक वर्ष में आत्महत्या 2.6 लाख से अधिक मामलों के साथ भारत को दुनिया का आत्मघाती राजधानी माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत को आत्मघाती राजधानी क्यों कहा जाता है, ठीक है, आत्महत्या के मामले में, तो आप बताएंगे कि लगभग प्रतिवर्ष 2,60,000 लोग की मृत्यु आत्महत्या के कारण हो रही है। इसलिए भारत को आत्महत्या के मामले में आत्मघाती राजधानी माना गया है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेली का अर्थ क्या है। डेली का अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए प्रश्न है। तो डेली का अर्थ पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा कि विकलांगता समयोजित बड़े वर्ष, तो ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा है गतिशील समयोजित लाइन वर्ष, तो ये भी असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर अगर हम सा की बात करें तो इसमें दिया गया है कि असहमत जीवन के वर्षों के बच्चे, तो इसमें भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी वाला विकलांगता समयोजित जीवन वर्ष, इसको कहते हैं डेली का, यही आपका अर्थ है। ऑप्शन दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO, ठीक है, WHR 2001 के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको कहा जाता है WHO को, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कि दुनिया भर में कितने लोग संवाद से पीड़ित हैं, कितने लोग असंवाद से पीड़ित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 101 मिलियन। 101 लगभग 101 मिलियन लोग, दुनिया भर में 101 मिलियन लोग असंवाद से पीड़ित हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर अवसादग्रस्तता विकार को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, कहा जाता है भय अवसाद। क्या कहते हैं? भय अवसाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर द सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैट का अर्थ क्या होता है, GAD का अर्थ क्या है। तो GAD का जो अर्थ है दोस्तों वो है सामान्यकृत चिंता विकार। सामान्यकृत चिंता विकार को GAD नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर द सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार कौन सा है। तो अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार जो है वो है अवसादन रोधी। अवसाद रोधी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय का विकार एक प्रकार का है। भय का विकार एक प्रकार का कौन सा विकार है। तो ये एक प्रकार का आ जाता है किसके अंतर्गत, ये आ जाएगा आपका दोस्तों चिंता के अंतर्गत। ये एक भय का विकार एक प्रकार का चिंता विकार है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
जो कि पूछा गया है आपसे कि मानसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला है कि स्वस्थ चित्त एवं चिंता रहित होता है। दूसरा है कि पूर्णतः समयोजित आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वासी एवं संवेगात्मक स्थिरता या इनमें से सभी गुणों से युक्त, इन सभी गुणों से युक्त होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। ऑप्शन दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शारीरिक स्वास्थ्य के मुख्य घटक क्या हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के जो मुख्य घटक है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, पहला शरीर की संरचना, हृदय की फिटनेस एवं लचीलापन, या फिर पेशीय सहनशीलता एवं पेशियों की ताकत, ये सभी, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर तथा स्वास्थ्य को स्थिर, सुदृढ़ और उत्तम बनाए रखने के लिए 3 उपस्तंभ कौन कौन से हैं। तो 3 जो उपस्तंभ हैं उसमें शामिल है आपका आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ऑप्शन दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास के बाद में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हमारे पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का मिल जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मिल जाएगा, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बाकी लगभग सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर हमने हल करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि मानसिक रोग संबंधित हो सकते हैं। जो मानसिक रोग हैं वो किससे संबंधित हो सकते हैं। पहला है कि व्यक्तिगत मनोदशा से, खाने की आदतों से, चिंता आदि से, तो इन सब से हम मानसिक रोग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य मानसिक रोग की सूची में शामिल है, मुख्य मानसिक रोग की सूची में शामिल में से कौन सा है। तो पहला है फोबिया, मूड डिसऑर्डर या फिर किस नेगेटिविटी डिसऑर्डर, तो ये सभी इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग है। इनमें से मनोरोग पूछा गया है कि कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्यक्ति विकार और सोजोफोनिया और मदसार, ये सभी एक प्रकार के मनोरोग हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मानसिक रोग पूछा गया है। तो अवसाद, एक ध्रुवीय अवसाद और शिवराग विस्फोटी विकार, ये सभी एक प्रकार के किसके अंतर्गत आते हैं, मानसिक रोग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रोग का उदाहरण नहीं है, तो चिंता मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। चित्र, भ्रम, ये भी विभ्रम, ये भी आपका मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। अवसाद आता है, लेकिन यहाँ पर गोनोरिया ये मानसिक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोरोग की सूची में शामिल है। मनोरोग की सूची में कौन सा शामिल है, ये पूछा गया है। तो पहला इसमें प्रश्न दिया गया है कि मनोविक्षिप्त, मानसिक मदन या फिर सिजोफ्रेनिया, और डी दिया गया ये सभी। तो इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी मनोरोग की सूची में सम्मिलित हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवांशिक मनोरोग का उदाहरण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मदिरापान या फिर मंदबुद्धि, मृगी, ये सभी। तो ये सभी अनुवांशिक मनोरोग के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविक्षिप्त जिसको साइक्रोसिस कहते हैं, तो साइक्रोसिस वर्ग का मानसिक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि सिजोफ्रेनिया या उन्माद, अवसाद, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के साइक्रोसिस वर्ग के मानसिक रोग हैं। ऑप्शन दा यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करने वाला मानसिक रोग कौन सा है। तो मोटे व्यक्तियों को अधिक जो प्रभावित करने वाला मानसिक रोग है वो पहला हो जाता है उन्माद, अवसाद और उदासी, ये सभी एक प्रकार के मानसिक रोग के अंतर्गत आते हैं। दा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थूल व्यक्तियों में अधिक होने वाला मानसिक रोग कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा भावात्मक रोग और हिस्टीरिया और हृदय रोग, ये सभी प्रकार के मानसिक रोग हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रोग से होने वाले मुख्य नुकसान कौन से हैं। तो मानसिक रोग से जो होने वाले नुकसान हैं उसमें पहला हो जाता है दुख तथा जीवन के आनंद में कमी आ जाती है। पारिवारिक, सामाजिक एवं रिश्तेदारों की समस्याएं, गरीबी तथा बेघरपन, इन सभी को झेलना पड़ता है मानसिक रोगों जब आपको घेर लेते हैं तब। दा वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों को सिक्रिजोफीनिया रोग अधिक होता है। तो सिक्रिजोफीनिया रोग किसको अधिक होता है, किन लोगों को? तो इनमें से ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, अपने आप में खोए रहने वाले व्यक्ति, चुप रहने वाले लोग या कम मित्रता रखने वाले लोग, इन सभी में होता है। ऑप्शन दा यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मनोरोगों के मुख्य कारण क्या है। तो मनोरोगों के जो मुख्य कारण हैं वो पहला हो जाता है अनुवांशिक तथा जैविक कारण, शारीरिक गठन एवं व्यक्तित्व या शारीरिक विकृत कारण। तो इनमें से ये सभी आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रोग होने के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। तो पहला कारण यह है कि आपसी संबंध में तनाव आना या किसी प्रिय वस्तु की कमी या आर्थिक हानि, विवाह एवं तलाक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मानसिक रोग के मनोवैज्ञानिक कारण कहलाते हैं। यहाँ पर दा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में लगभग हमने 200 MCQs टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया है फर्स्ट एड एंड हेल्थ से, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आप बिलोंग करते हो। इसी प्रकार के लगभग 4 से 5 मॉडल पेपर मैं आपको हल करा दूंगा। दोस्तों इतनी मेहनत करके मैं आप सबके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। सेम इसी टाइम पर डेली आप लोग के लिए मैं क्लास लेकर के आऊँगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ओके, तो दोस्तों इसका PDF अगर आप चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में सारी क्लास के PDF नोट्स आपको फ्री में दिए जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।